Good morning students, I am Fila Suman, Assistant Professor in Islamic Teachers Training B.Ed College कुलवारी शरीफ पटना। आज मैं फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स वह क्लासिफिकेशन है जो ब्लूम्स ने दिया था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसको हम लर्निंग एज ए प्रोडक्ट चाहे उसके रिजल्ट या आउटकम के नाम से भी जानते हैं। हम प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है, जैसे कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है मैच्योरिटी से बढ़ते हुए हमारा लर्निंग कहलाता है। इसमें हमने इसका नेचर पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मेन क्या है कि जैसे कि जो अधिगम के जो परिणाम होते हैं उनके व्यवहारगत परिवर्तनों को पहले से ही प्री प्लान कर लिया जाता है। इसी का क्लासिफिकेशन ब्लूम ने बताया था। इसकी कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, 3 भागों में। मीन्स क्लासिफिकेशन मीन्स होता है टैक्सोनॉमी, जो कि 3 सिद्धांतों पर आधारित है। क्लासिफिकेशन जो कि जिसमें कि पहला हम बता सकते हैं इसमें एजुकेशनल जो शैक्षिक सिद्धांत होगा। इसमें दूसरा हमारा आ जाएगा लॉजिक वाला जो तार्किक होता है। थर्ड वन हमारा हो जाएगा साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान पर आधारित है। मीन्स क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ब्लूम्स के अलावा और भी इसमें साइकोलॉजी जिन्होंने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें जैसे कि है साइकोलॉजिस्ट का नाम मेगर है, मेशिया है, ये है ग्रोनलैंड है और क्रैथवॉल है। और इसके अलावा और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने की इसका जो शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण बताया। लेकिन जो ब्लूम्स के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वही फेमस वर्गीकरण है बताएगा। जैसे कि अब जब हम इस वर्गीकरण को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के बताएंगे तो वो एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। और जितने भी लोग शिक्षा इससे जुड़े होंगे उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मेन क्या है कि इसने ब्लूम ने इसको बताया था कि 3 भाग में बांट के बताया था कि जो शैक्षिक उद्देश्य को 3 पक्ष में बांटा था। पहला हो गया कॉग्निटिव, दूसरा इसका अफेक्टिव, थर्ड वन हो गया साइकोमोटर, जिसको क्वालिटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। मीन्स जो ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया था शैक्षिक उद्देश्यों को तो 3 भागों में उसने बांट के बताया था। पहला है इसका कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है ये हमारा कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष। तो इसने संज्ञानात्मक पक्ष को भी इसने डिवाइड करके बताया था कि आखिर ये क्या है, इसमें क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लेते हैं पहला नॉलेज। नॉलेज मीन्स जो ज्ञान हुआ। ये क्वेश्चन ये उठता है जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कैसे मतलब लाएगा। तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चे का व्यवहार है या फिर अथवा जो उत्तेजक है इम्पल्सन उसके बीच में जो अनुक्रिया है उसकी प्रतिक्रिया को समझा जाए। तो उसको समझने के लिए बालक के व्यवहार को समझने के लिए इसका मतलब निम्न स्तर है। तो उसमें सबसे पहले हम जैसे जोड़ के देखते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज़ से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करता है। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उससे संबंधित उसमें कुशलताओं का विकास होता है और उसके बाद उसमें कुछ आदत और मूल्यों का भी विकास होता है। फाइनली लास्ट वाला जो स्टेज आता है उसके बाद वो क्या करता है उसके व्यवहार को मॉडिफाई कर देता है। तो जैसे कि पहला है नॉलेज। तो नॉलेज में हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को शिक्षक द्वारा जैसे कि शब्दावली कह लेते हैं, चाहे कोई विशिष्ट चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, उसका ज्ञान कराया जाता है। इसमें हम तथ्य भी ले सकते हैं, सिद्धांत भी लेते हैं, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस स्तर पर ये वाला मतलब जो स्तर है इसमें ये क्या होता है, जो बच्चा जो नॉलेज एक्वायर करता है, ज्ञान की प्राप्ति जो है सिर्फ रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग तक ही सीमित होती है। क्योंकि देखते हैं कि जैसे एग्जामिनेशन आते हैं तो बच्चा क्या होता है ना एग्जामिनेशन के दौरान ही पढ़ता है, उसके बाद वो मतलब उस चीज़ को भूल जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें रिमेम्बरिंग फॉरगेटिंग तक इस स्तर की प्राप्ति होती है। सेकंड हम इसमें लेते हैं, पहला हमारा नॉलेज कंप्लीट हुआ। सेकंड हम इसमें लेते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग। मीन्स सीखे गए ज्ञान की समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे कि बच्चों को कह लीजिए ट्रांसलेशन कह लीजिए, चाहे वर्ड मीनिंग, चाहे एक्स्ट्रापोलेशन, इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वो सीखे गए ज्ञान उनको मतलब खुद से कराया जाता है जिससे कि उनको उस ज्ञान की समझ हो। जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, उसको अनुवाद करके भी बता सकते हैं, किसी वर्ड को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं उसकी मीनिंग के द्वारा। चाहे एक्स्ट्रापोलेशन, तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि एक मतलब निष्कर्ष निकालना या अनुमान कह लीजिए। मीन्स कि जैसे कि टू मेक कंक्लूजन और गैस बेस्ड ऑन द नोन डाटा, मतलब जो हम डाटा जान रहे हैं उसके आधार पर जो हम उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, अनुमान लगा, जैसे
भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो दूसरा हमारा खत्म होता है अंडरस्टैंडिंग, और ये एक्टिविटीज बच्चों द्वारा कराई जाती है जिससे कि उसमें जो उन्होंने ज्ञान जो सीखा उसकी समझ हो। तीसरा हमारा आता है इसमें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ पे प्रयोग से मतलब है। मेन कहने का है कि उसमें नॉलेज भी एक्वायर किया, उसको समझ में उसका प्रयोग करके देखना। तो इसमें हम दो कंडीशन बता सकते हैं, जैसे कि एक तो है कि जो उसने ज्ञान या फिर जो स्किल एक्वायर्ड किया उसका उसी जैसे आती समान परिस्थिति से उसमें प्रयोग करता है, और दूसरी तरफ है कि जैसे जो रियलिटी में यूज करता है, जैसे कि कुछ रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, तो वो उस मतलब वो तो एग्जैक्ट में यूज करना ही उसको। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है तो वैसे उस फार्मूला से पुट करके कैलकुलेशन लिखे, चाहे जैसे कि कोई नियम बना जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, चाहे और भी बहुत सी चीजें, मतलब जो वास्तविक है वो उस पर यूज होगी। तो ये हमारा होता है एप्लीकेशन। तो फोर्थ इसमें आता है एप्लीकेशन के बाद एनालाइज, मतलब विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें जो है जो सीखे और समझे गए ज्ञान का जो प्रयोग कर दिया तो उसको क्या करता है विश्लेषण। तो विश्लेषण में क्या होता है, इसमें तुलना अंतर होती है, मतलब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के आधार पर मतलब करता है इसको एनालाइज, जो सीखा हुआ ज्ञान है। उसके बाद का जो स्तर है वो आता है हमारा सिंथेसिस। ये सिंथेसिस वो वाला स्तर है जिसमें कि होता है कि वो न्यू स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन करता है, मीन्स वो नवीन पाठ हो जाता है। जो उसने विश्लेषण में जो उसमें तुलना अंतर किया उसके आधार पर जो संश्लेषण करता है, संशोधन जो करता है, उसमें वो नए स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करता है, नवीन पाठ्य योजना का निर्माण करता है। उसके बाद वाली जो स्टेज आती है 6th वन, वो है हमारी मूल्यांकन की, इवोल्यूशन। यहाँ पे जो मूल्यांकन वो करता है, तो मूल्यांकन इसमें वो जो इसके विश्लेषण और ये जो सिंथेसिस है संश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसमें जो होता है बाहरी और आंतरिक प्रमाण के आधार पर वो किसी भी चीज की क्वालिटीज बताता है, उसमें उसका विकास होता है उसकी क्षमता को बताने का। तो अगर हम इसके लेवल्स की डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें बता सकते हैं कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को हम रखते हैं लो लेवल में, ये लो लेवल में आता है। और जो ये एनालाइज और सिंथेसाइज है ये हमारा मिड लेवल में आता है, और लास्ट में जो इवोल्यूशन है हमारा हायर लेवल में आता है। 3 लेवल में इसको बांटा गया है, लो लेवल, मिड लेवल, हायर लेवल। मीन्स कहने का ये है कि ये जो 6 जो उपभाग है ये मिलकर शैक्षिक क्रिया जो होती है इसको संचालित करते हैं। 6 उपभाग मिलकर शैक्षिक क्रिया को चलाते हैं। तो ये तो हमारा खत्म होता है ये वाला कॉग्निटिव पक्ष जो हमारा है, संज्ञानात्मक पक्ष। उसके बाद हम चलते हैं अफेक्टिव में। अफेक्टिव मीन्स हो गया यहाँ पर हमारा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन सेकंड। तो अफेक्टिव डोमेन जो होता है उसको हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं, मतलब ये क्या है, मूल्य के विकास के स्तर है। और इसमें जो है पहला हमारा देंगे, इसमें फर्स्ट हमारा इसमें आता है रिसीविंग। एक्चुअली में होता है क्या, देखिए स्टूडेंट जो होता है पहले उस मूल्य को आइडेंटिफाई करता है, तादात्म्यकरण कर लेता है, उसके बाद ही वो अपने उसको दैनिक जीवन में यूज करता है, उसके द्वारा वो आचरण करता है कि ये इसके द्वारा व्यवहार करेंगे तो सही है कि नहीं। तो उसी को हम निम्न स्तर वाला समझेंगे। तो उसमें पहला हमारा रिसीविंग या फिर अटेंडिंग कह सकते हैं इसको। अटेंडिंग मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना। तो यहाँ पर इस स्तर पर मतलब बच्चों को आखिर ये बताया जाता है कि शिक्षक आखिर उसको क्या पढ़ाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, या फिर ऐसे भी कहते हैं शिक्षक द्वारा जो उसको प्रेरणा, इम्पल्सन जो दिए जाते हैं उसको ग्रहण करने योग्य बनाया जाता है कि कैसे उसको ग्रहण करना है। तो इसमें भी है कुछ सब लेवल है, जैसे कि मान लीजिए उसको कुछ उद्दीपन दिए जा रहे हैं तो उसमें होना चाहिए क्या, जैसे उस उद्दीपन जो उसको प्रेरणाएं दी जा रही है उसके प्रति उसको जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस। पहला स्तर में आएगा उसका अवेयरनेस रिसीविंग में, मतलब जो उसको स्टिमुलस दिए जा रहा है उसके प्रति वह पहले जागरूक होगा। सेकंड लेवल में है जैसे कि सब स्टेज में कह सकते हैं कि जब वो जागरूक होगा तभी उसमें इच्छा जागेगी, विलिंगनेस। जो विलिंगनेस जाग जाएगी तो उसके जो नेक्स्ट है जो उसका अटेंशन होना चाहिए, मीन्स टू कंट्रोल द लर्नर अटेंशन। क्या तो वो जो बच्चे का अटेंशन कैसे होगा, जब क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होगा, कोऑपरेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, उसके बाद इस बच्चे में ये जागेगा अटेंशन। तो ये ऐसे हमारा फर्स्ट स्टेज इसका कंप्लीट होता है रिसीविंग। सेकंड इसमें आता है हमारा, पहले उसने ग्रहण किया, ग्रहण के बाद उसके बाद क्या करता है अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग मीन्स अनुक्रिया करना। तो मेन है कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए स्तर की उपस्थिति आवश्यक है, जब वो ग्रहण करेगा तभी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें रेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें भी सब लेवल आते हैं कि पहला है कि
जो जो चीज उसके सामने है, जिस चीज को ग्रहण कर रहा है, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, उसके लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। मीन्स वो आंतरिक रूप से उसके लिए मतलब पूरा सेटिस्फाई कि हम उसको करेंगे, तो उसको क्या होना चाहिए, उसका ओबीडियंस ही होना चाहिए उसके लिए। सेकंड लेवल में हम बता सकते हैं इसमें कि उसकी इच्छा भी होगी, जब उसको आज्ञाकारी होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें विलिंगनेस आ जाएगी कि हम उस चीज को अच्छे से निभा पाएंगे। और लास्ट वन है इसका जो थर्ड आता है उसमें है उस व्यक्ति का संतोष। मीन्स उस इम्पल्सन के लिए, अनुक्रिया करने के लिए उसको संतोष होना चाहिए। रेस्पॉन्डिंग के बाद वाला जो स्टेज आता है वो है हमारा, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन का चल रहा है, भावात्मक पक्ष, जिसमें कि मूल्य की विकास की प्रक्रिया है सारी, उसको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं। कैसे से मूल्य का विकास हो रहा है, तो वैल्यू जो है थर्ड वन हमारा वैल्यू मीन्स उसका अनुमूल्यन। तो मीन्स वैल्यू में क्या होता है ना कि ये वह वाला स्तर है कि जिसमें कि उसको व्यक्ति जो होता है उसको खुद का अनुमान शामिल होता है, कि मतलब उसके लिए इमेजिन करता है, अनुमान लगाता है। मीन्स इसमें उसको प्रिय मूल्य का बोध होता है और उस व्यवहार को सही दिशा मिलती है, जैसे अच्छा खराब कह लीजिए, सही गलत कह लीजिए, एक दिशा निर्धारित होती है। तो इसमें मूल्य वैल्यू में भी इसमें सब लेवल आते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को मतलब मूल्य दे रहा है उसको, जैसे मान लीजिए चौक है, तो चौक के बारे में कोई बच्चा जैसे कहता है कि ये चौक तो भाई लिखने के काम आता है, कोई कह रहा है कि मतलब एक ही बच्चा जैसे कह रहा है लिखने काम आता है, दूसरा कह रहा है फेंकने के काम आता है, चाहे कह दिया कि हमको जूता मिलाने का, तो आखिर में वो किस मूल्य के साथ आचरण कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर क्या है। तो जैसे बच्चे ने कहा कि लिखने काम है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आता है उसे। तो वही है कि पहले तो वो जो अनुमान लगा रहा है उसके प्रति उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, मीन्स उसको एक्सेप्ट वो कर रहा है कि हाँ हमने कहा कि नहीं लिखने काम आता है, दूसरे में उसकी वो पसंद है, तभी तो उसके साथ वो आचरण कर रहा है। और थर्ड वन क्या, उसके लिए उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ उसको उस पर अडिग रहना चाहिए कि हम इसके साथ व्यवहार करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सेट कह लीजिए या फिर संगठन। यहाँ पे इस तरह से इसको समझा सकते हैं संगठन को कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ बहुत से मूल्य होते हैं, जैसे चौक का एग्जाम्पल दिया ना, उसके लिए कोई कहा कि चलो भाई उसको फेंकने का काम आता है, मारने का काम आता है, फिर लिखने के काम। तो यहाँ बहुत सारे मतलब एक ही वस्तु के लिए बहुत सारे मूल्य से बता दें कि ये भी है वो भी है वो भी, मीन्स मोर देन वन हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मूल्य सक्रिय होगा, मीन्स एक ही मूल्य के साथ वो आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, आगे अपनी प्रोसेस को निभाएगा। मेन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस होती है कंसेप्चुअलाइजेशन। किसी भी चीज का कंसेप्चुलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कंसेप्चुलाइजेशन जो संप्रतीकरण जब उसका होगा किसी भी चीज का, तभी उसको सही दिशा और दशा मिलेगी, इसलिए ये बहुत जरूरी। इसमें भी सब लेवल है, जैसे कि पहले जैसे बहुत सारे मूल्य हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू इनटू सिस्टम, मतलब उस वैल्यू का एक ढांचा के रूप में संगठन। जैसे कि चौक के लिए बोला फेंकने के काम भी आता है, लिखने का काम भी आता है, चौक जूता गलाने का काम आता है, तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो उसको वो जो सारी जो मूल्य दे रहा है बहुत उसका एक संगठन हमने कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मोर देन वन वैल्यू हो गया। उसके बाद वाला जो लेवल आता है उसमें क्या होता है कि उसमें संबंध स्थापित करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटररिलेशन अमॉन्ग देम, मतलब उनमें संबंध स्थापित करना, उसमें मन में उसके विचार आते रहता है कि से हाँ आखिर मतलब उसके अनुसार, उसके अनुमान के अनुसार कौन से मूल्य के साथ वो आचरण करेगा। लास्ट वाला जो इसमें सब लेवल आता है, जैसे कि उसमें संबंध स्थापित करने की, उसमें वो क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेन, मतलब जो प्रभावी मूल्य है उसके अनुसार जो प्रभावी मूल्य है उसका वो सिलेक्शन करता है और उसके साथ वो आचरण करता है। इसके बाद वाला जो हमारा आता है वो है हमारा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन की वैल्यू का करेक्ट मतलब मूल्य का क्या करना, चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन करना। तो मेन कहने का मतलब ये तो जो है इस मूल्य का सबसे सर्वोच्च स्तर है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली के बारे में जान के, जिस व्यक्ति ने बता दिया कि चौक भाई फेंकने का काम आता है, कोई कह रहा है लिखने का काम आता है, तो जो सही है जो लिखने का काम आता है तो उसका हम पॉजिटिव सोच जान के, जो बोलता है फेंकने का काम आता है, फिर किसी स्टूडेंट को मारने का काम आता है, तो उसका नेगेटिव सोच वहाँ पता चलता है कैसे। तो मीन्स हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उसका लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है। तो इस कैरेक्टराइजेशन में भी इसमें हम दो इसका सब लेवल है, जैसे एक जनरलाइज सेट है, दूसरा कैरेक्टराइज। तो जनरलाइज सेट वो है जिसका कि चरित्र निर्माण नहीं हो पाता कैरेक्टराइजेशन, और ये वाला जो है जब मूल्य का जब कैरेक्टराइजेशन होता है तो यही मूल्य जो होता है दैनिक जीवन में एटीट्यूड का रूप ले लेते हैं।
तो ये हमारा ऐसे खत्म होता है भावात्मक पक्ष, जो कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू। तो ये वाला जो पक्ष है वो ये बताता है, मतलब ये बताता है कैसे हम वैल्यू बोल सकते हैं। मूल्य हो गया, वैल्यू, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या फिर इमोशन, इस चीज की ये व्याख्या करता है ये वाला पक्ष जो। इसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले में, जो हमारा है साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन है, जिसको कि हम कोनेटिव के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम कोनेटिव। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक कह लीजिए, कार्यात्मक कह लीजिए, क्रियात्मक कह लीजिए, बहुत से नाम से जानते हैं। मीन्स ये एक्शन है, किसी भी वर्क के लिए कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें भी सब स्टेजेस हैं, इसके सब लेवल है। जैसे कि इसमें पहला आ गया हमारा इम्पल्सन, इम्पल्सन इसमें है। सेकंड इसका आ जाता है मैनिपुलेशन, दूसरा है इसमें कंट्रोल, कि किसी भी वर्क के लिए कहा जा रहा है। और चौथा है इसका कोऑर्डिनेशन। फिर है उसका स्वाभाविकरण, और लास्ट वन आ जाएगा इसका हैबिट फॉर्मेशन। ये जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है, मनोगत्यात्मक, मीन्स कहने का यहाँ पे मतलब है इम्पल्सन। जैसे मान लीजिए व्यक्ति के सामने कोई भी वर्क है, तो उसके लिए उत्तेजित हुआ तो उसने उसके लिए क्या किया, उसके लिए उसने कार्य किया। और कार्य उस एक सीमित वर्क के लिए जब वो कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब उस दायरे से बाहर नहीं जाएगा। मीन्स उसका फोकस उसी वर्क के लिए होगा, मतलब अनदर वर्क के लिए नहीं होगा। जो काम उसको मिला उसी पर उसका फोकस होगा। और मीन्स उसका समायोजन भी उस वर्क के प्रति होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा, उसको उसके स्वभाव में ढल जाएगा, मीन्स उसकी एक आदत बन जाएगी। और फिर उसके क्या होगा, उसकी आदत का निर्माण हो जाएगा लास्ट में। तो मीन्स ये एक्शनल है, कोग्निटिव साइकोमोटर, जो है वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, ब्लूम्स का पूरा नाम बेंजामिन वीएम ब्लूम है। तो इसके द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, तो 3 भागों में बांटा है इसको। पहला कॉग्निटिव पक्ष हो गया, दूसरा अफेक्टिव, और थर्ड वन हो गया हमारा साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव। मीन्स ये इतना क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन फर्दर जो ये वाला पढ़ रहा है कोग्निटिव, कोग्निटिव जो हमारा ये जो है, इसको फर्दर एक साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट का नाम है ईजे सिम्पसन। ईजे सिम्पसन ने, जहां तक हमने पढ़ा ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन ब्लूम्स के द्वारा दिया गया, जो 3 पक्ष बांटा। लेकिन क्या है कि ये जो ईजे सिम्पसन जो साइकोलॉजिस्ट है, इसने साइकोमोटर डोमेन को फर्दर बांट के बताया। तो इसमें हम पहला आता है इसमें हमारा परसेप्शन। परसेप्शन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आखिर परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन लर्निंग क्या होता है, बहुत सारी चीज। परसेप्शन मीन्स होता है प्रत्यक्ष। मीन्स इसमें क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञान इंद्रिया, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु, घटना या भी जो भी चीज है, उसको क्या प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। बाहरी घटना कह लीजिए, पदार्थ, उसको हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस भी कहलाती है। परसेप्शन के बाद वाला जो स्टेज आता है, ईजे सिम्पसन के द्वारा बांटा गया है फर्दर साइकोमोटर क्लासिफिकेशन डोमेन का परसेप्शन। उसके बाद आता है सेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। मेन कहने का मतलब है कि कोई भी वर्क को करते रहने के लिए, या फिर उसको मतलब लास्ट मोमेंट तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति को, जैसे कह लीजिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रूप में प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा और इमोशनली फिट होगा, तभी वो अपने कार्य में सक्षम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इमोशनल रूप में वो स्वस्थ नहीं है, जैसे देख लिया जाए कि वो एग्रेसिव नेचर का है, उसको बहुत ज़्यादा चाहे दुखी है, फिर अटकलबाजी करता है, तो वो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। उसको होना चाहिए एकदम, मतलब इमोशनली उसको फिट होना चाहिए। जो व्यक्ति इमोशनल रूप में स्वस्थ रहेगा, वही अधिगम में, अपने अधिगम में सक्षम हो पाएगा या फिर उसको निभा पाएगा अच्छे से। तो ये सेट हो गया। तीसरा इसमें आता है गाइडेड रेस्पॉन्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं गाइडेड रेस्पॉन्स हो गया निर्देशात्मक अनुक्रिया। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक द्वारा जो होता है अनुक्रिया को प्रदर्शन किया जाता है, बच्चे उस चीज का अनुकरण करते हैं, मीन्स उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, कह सकते हैं कि जैसे टीचर सिंगिंग सिखा रही, डांसिंग सिखा रही, स्विमिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो कि मतलब शिक्षक उस चीज को करता है और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ये हो गया हमारा गाइडेड रेस्पॉन्स। इसमें फोर्थ आता है मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे हो गया कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बार बार कर रहा है, करते रहने से मतलब जैसे वो बार बार कर रहा है किसी चीज को, तो बार बार करने से उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएगी, कैपेबल होगा बहुत सी चीजों के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जैसे किसी चैप्टर को पढ़ रहा, तो एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तो बार बार उस चीज का अभ्यास करे तो उसको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक अलग उदाहरण लेके देखते हैं कि मान लीजिए कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेन कि होता है कुछ बच्चों में मतलब हेजिटेशन होता है। तो एक दिन उस टीचर ने उस बच्चे को उठाया था, फर्स्ट डे बहुत ज्यादा हेजिटेशन हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसमें वो चीज बढ़ते जाएगी, उसको पूछते जाएगा टीचर, तो उसका हेजिटेशन दूर होगा, मतलब बार बार करना उस चीज को। तो मीन्स कहने का कार्य प्रणाली किसी भी चीज को जब हम बार बार करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम उसको अच्छे से निभा पाएंगे विदाउट हेजिटेशन। ये हो गया मैकेनिज्म। पांचवा जिसमें हमारा आता है वो है कॉम्प्लेक्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे हुआ कि जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। तो ओवर्ट, यहाँ पे ओवर्ट का मतलब क्या है, मतलब खुले रूप से किसी भी चीज को करना, मतलब इस स्तर पर क्या होता है, जटिल कार्य को अच्छे से बच्चा उसको क्लियर कर पाता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मीन्स जटिल कार्य को अच्छा से संपादन कर पाता है, मीन्स किसी भी चीज को खुले रूप से, उसमें उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती। तो हमने जैसे कि आज देखा, जो इसमें पढ़ा हमने ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, देखिए पूछता है, हमारे मेथड पेपर में यूज होता है, ऐसा नहीं हर जगह यूज किया जाता है। जैसे कि ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो ब्लूम ने किया था, जो हमने पढ़ा 3 पक्ष में उसमें बांट के बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हमने तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, इसमें क्या और साइकोमोटर। जैसे कि इसमें फिर से एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं इसको। इसमें हमारा इसको पढ़ने का तरीका अपना चार्ट जैसे पढ़ना चाहिए। जैसे नॉलेज हो गया, ज्ञान है, इसमें इसकी समझ है, पहले कोई भी चीज ज्ञान प्राप्त करता है उससे संबंधित समझ होती है, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन फाइनली। मीन्स इसका थीम हमने जाना कि ये जो 6 उपभाग है वो शैक्षिक क्रिया को संचालित करते हैं। ये वाला अफेक्टिव डोमेन में भी हमने देखा कि पहले उसको ग्रहण करेगा किसी भी चीज को, उसके बाद उसके प्रति उसकी अभिक्रियाएं होगी, फिर उसमें उसको वो अपना अनुमान लगाएगा, देगा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेगा संगठन, लास्ट में उसका कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। और इसका हमने देखा कि इसका क्या उद्देश्य है कि ये वाला जो पक्ष है, ये मूल्य कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए, चाहे इमोशन कह लीजिए, एक्सेट्रा, इन सब चीजों की व्याख्या करता है। और लास्ट वाला जो हमारा साइकोमोटर डोमेन आया, मनोगत्यात्मक पक्ष, इसमें ये वर्क से रिलेटेड है, जैसे कोई भी आदमी को काम मिल रहा है तो कैसे उसको निभा पा रहा है। और ये क्या, ये वाला पक्ष, इसका संबंध किससे, इसका संबंध है कि जो बच्चे की शैक्षिक क्रिया है उससे संबंधित जो उसकी कुशलता है, उसकी क्षमताओं के बारे में वो बताता है, उससे संबंधित है। तो हमने फिर फर्दर से क्लासीफाई हमने करके देखा साइकोमोटर डोमेन को, कि इसे ईजे सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन जो है हमारा कॉग्निटिव है, उसको उसने फर्दर क्लासीफाई किया 5 भागों में, जिसमें हमारा पहला परसेप्शन आ गया, जो प्रत्यक्ष रूप में होता है, सेट हो गया, जब हमने पढ़ा कि फिजिकल में मेंटल रूप में किसी भी चीज को करने के लिए व्यक्ति फिट होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा गाइडेड रेस्पॉन्स, जो कि निर्देशात्मक अनुक्रिया आती है, जो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। फोर्थ हमारा मैकेनिज्म हुआ कार्य प्रणाली, जैसे कि किसी भी चीज को अगर करते रह रहे बार बार तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। लास्ट वन हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स वर्ड रेस्पॉन्स, मीन्स खुले रूप से किसी भी चीज को करना, इसमें जटिल कार्य का संपादन जो किया जाता है, जटिल जो अनुक्रिया होती है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। हैव अ नाइस डे।